तो लास्ट हमने कोर्ट प्रोसीजर के सीक्वेंस में अदर कोर्ट थोड़ा सा पढ़ा भी था, तो इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे ऊपर कौन सा कोर्ट होता है इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट, जिनको हम अदर कोर्ट्स बोलते हैं। व्हाट इट क्लियर? अब इसमें दो तरह के हैं। जो सास बहू का झगड़ा निपटवाएंगे, मोहल्ले की झगड़ा निपटवाएंगे, इट इज सिविल। बट अगर वो क्रिमिनल एक्शन हो गया तो इट विल गो इन क्रिमिनल कोर्ट। तो अब बच्चे कहेंगे सर सिविल और क्रिमिनल में फर्क क्या होता है? मान लीजिए कि आपने किसी को एक दो मुक्के मार दिए, डांट दिया, सड़क चलते किसी को डरा रहे हैं, गाड़ी की टक्कर हो गई, इट इज ऑल सिविल। बट अगर उसने ये साबित कर दिया कि आपने चाकू दिखाया था, तो वो सिविल कार्यक्रम क्रिमिनल हो जाएगा। दो भाई आपस में लड़ गए, हमको एक साथ नहीं रहना है। उसमें से एक भाई से पूछा, क्या क्यों नहीं रहना एक साथ, क्यों प्रॉपर्टी का डिवीजन चाहते हो? ये बड़े वाले भैया की जो वाइफ है, ये चाकू लेके डराती हैं। तो वो सिविल नहीं रह जाएगा, नो मोर, इट इज ना हुआ क्रिमिनल। तो क्रिमिनल प्रोसीजर होने के लिए आईपीसी का इन्वॉल्वमेंट, आईपीसी में लिखी हुई इंडियन पीनल कोड में जो चीजें लिखी हैं वो अगर अटैच हो गई तो इट विल बिकम अ क्रिमिनल कॉन्सेप्ट। ओके, और फिर उसकी सुनवाई कहां होगी? क्रिमिनल कोर्ट में होगी। फाइन। सो ढेर सारे स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं हमारे पास। जैसे अगर आपको याद हो, जब 1992 में मुंबई हाई कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट बोल रहा हूं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जब बीएससी में ब्लास्ट हुआ था, तो अबू सलीम साहब को पकड़ा गया था। और इनके लिए एक नया कोड बनाया गया जिसका नाम था टाडा कोड। सर टाडा क्या है? टेररिज्म एंड करके कुछ था। तो संजय दत्त के पास भी AK-47 मिली थी। वो संजू मूवी में देखा होगा कि भाई बचने के लिए मैंने ली थी, वगैरह वगैरह जो ली थी भगवान जाने, मेरे को नहीं पता। तो वो स्पेशल कोर्ट बनाया गया था, वकील साहब जजेस को वहां बैठाया गया। आप सिर्फ इसी मुकदमे की सुनवाई करेंगे और कोई सुनवाई नहीं करेंगे। अब ये भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। ओके, खुद नहीं कि एक लोअर कोर्ट बोला नहीं तुम एक कोर्ट बना लो, नो। हमेशा हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को क्रिएट कर सकता है, लोअर कोर्ट बराबर के कोर्ट को क्रिएट नहीं कर सकता। ओके। सो अगर आपके मोटर क्लेम से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट्स हैं, तो वो लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो MACT में जाएंगे। मान लीजिए कि रेंट से रिलेटेड कोई मुकदमा है कि भाई किसी पर्टिकुलर जगह पे रेंट चार्जेस आर वेरी हाई, तो वहां के लोगों ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस फाइल किया और इसमें बोला कि भाई रेंट के ऊपर थोड़ा सा सरकार को कुछ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का तो रेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट रेजिडेंशियल के लिए इस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर का रेंट आप चार्ज नहीं करोगे। तो ये सारी बातें कहां पे होंगी? रेंट कंट्रोल एक्ट में। मान लीजिए कि इंडियन रेलवेज में मैंने टिकट बुक कराया और किसी जेन्युइन बीमारी की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाया, और आई वाज सो बिजी कि मैं रेलवे का टिकट कैंसिल भी नहीं करा पाया और ट्रेन डिपार्ट कर गई। मैंने रेलवे को कहा मेरा रिफंड दो, बट रेलवे कह रहा नहीं, हमारा रूल ये है कि अगर ट्रेन डिपार्ट कर गई, हम अज्यूम करते हैं कि आपने ट्रैवल कर लिया, तो हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे। अब इसके लिए हाई कोर्ट जाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब हम कहां जाएंगे? रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। ठीक। मैनी अ टाइम्स लोगों को पकड़ लिया जाता है, विदाउट टिकट ट्रैवल करते हैं वो लोग, तो उनको क्या बोलेंगे? चुलबुल पांडे बोलेंगे। उनको जब पुलिस पकड़ती है, रेलवे वाली, जिसको GRP बोलते हैं, तो ये पकड़ के ले जाती है और रेलवे स्टेशन पे ही मैक्सिमम जगहों पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक छोटी सी जेल टाइप भी होती है, वहां बंद कर देते हैं। 2-4 घंटे के बाद मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और वहां से ऑर्डर लेके आते हैं कि बड़ी जेल इनको भेजना है कि नहीं भेजना, या ये अपना जो गलती इन्होंने की है क्लेम हमको दे दें। तो ये सारी चीजें लोअर कोर्ट में नहीं होंगी, कहां होंगी? रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में होंगी। ओके। देन अगेन, अगर विजय माल्या जी ने पैसा लिया बैंक से और वापस नहीं कर पा रहे, तो बैंक वाले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। फर्स्टली दे विल गो टू DRTO, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ऑफिस था, अब ये ऑफिस से बड़ा कोर्ट बन चुका है। और प्रयागराज सिटी में कंपनी गार्डन के बैक साइड पे आपको डॉक्टर एक बजाज है, स्किन के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उनके बगल वाली गली में इसका ऑफिस नजर आ जाएगा। तो दीज आर द स्पेशल कोर्ट्स, इनकी सुनवाई वहां पे होती है। मैंने सरकार को टैक्स दिया और मेरे को उम्मीद थी कि मेरा रिफंड आएगा 15,000 का, रिफंड आया 13,600 का। मैंने ईमेल किया, भाई मेरा रिफंड कम आया है, आपने मेरी एक इनकम पे फालतू पे टैक्स लगा दिया जो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। कह रहे नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपने CA को बोलूंगा, मेरा CA भी पेपरबाजी करेगा, तो वो हमको बुला लेंगे हनुमान मंदिर। नहीं नहीं नहीं, हनुमान मंदिर नहीं बुलाएंगे। हनुमान मंदिर के सामने इनकम टैक्स ऑफिस है, उसी ऑफिस के सेकंड फ्लोर पे आपको एक कमरा नजर आएगा जो एकदम कोर्ट की तरह लगता है। तो वहां जज की जगह पे बैठे होंगे इनकम टैक्स कमिश्नर साहब। वो एक तरफ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात और एक तरफ अपने असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स की बात सुनेंगे। तो वहां पे मेरा CA वकील की तरह मेरे लिए काम करेगा। तो उस जगह को कोर्ट ना बोल के इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, जहां मैंने अपील की कि मेरा इतना टैक्स तो बनता ही नहीं है। तो सिंपली एफिशिएंसी लाने के लिए
और जल्दी से काम क्लियर हो जाए, जल्दी से मामला सेटअप हो जाए, वी हैव सेटअप दीज स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स। इज दैट क्लियर? प्लस यहां पे जैसे मैंने बोला, कमिश्नर इनकम टैक्स बैठेंगे, मेरा सीए जाएगा, उनकी तरफ से सरकार का एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स होगा। इन लोगों को टैक्सेशन का बहुत ज्ञान है, बट नॉर्मल जज साहब जो 10 साल सर्विस मैटर्स देखे, डाइवोर्स मैटर्स देखे, क्या उनको इनकम टैक्स का कुछ पता है? वो डिसीजन ही नहीं दे पाएंगे। इज दैट क्लियरली अंडरस्टूड? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अभी आगरा में या दिल्ली में, नोएडा में, कहीं पे बहुत साल पहले की बात है, बाबा रामदेव जी का एक समागम था। वो बाबा लोग ढेर सारे लोग बुला के करते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, अरे प्रवचन वगैरह। तो इन्होंने कहीं ऐसी जगह टेंट लगवा दिए जो जगह ग्रीन बेल्ट थी, और वहां पे इस तरह की एक्टिविटी करना अलाउड था नहीं। तो किसी ने कोर्ट में केस कर दिया, तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो कचहरी या लोअर कोर्ट नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनका ऑफिस आपको नजर आ जाएगा बहुत जगहों पे। खैर लोकल सिटीज में नहीं होता, स्टेट कैपिटल में होता है जनरली। तो एनजीटी के पास जाकर आप एप्लीकेशन फाइल करें, फिर ये सम्मन भेजेंगे कि भाई आपने जो काम किया ये गलत है। सिमिलरली अगर फैक्ट्री से रिलेटेड, एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड, सर्विस टैक्स, अब तो नहीं, अब जीएसटी बन गया है, तो अब हमारे यहाँ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, खत्म हो गया सेंट्रल टैक्स, अब एक्साइज है ही नहीं इंडिया में, तो अब इट इज जीएसटी ट्रिब्यूनल। ओके, तो ये जीएसटी ट्रिब्यूनल भी आपको इनकम टैक्स ऑफिसर्स के साथ ही बहुत सिटीज में नजर आता है। तो अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई मामला है तो आप वहां जाके सुनवाई करवा सकते हैं। पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द पर्पस फॉर दिस? पक्का? चलिए, सो दो स्पेशल कोर्ट्स का यहां पे हम काफी डिस्कशन करने वाले हैं। वन इज कॉल्ड एज फैमिली कोर्ट और दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की ट्रिब्यूनल। बच्चों ट्रिब्यूनल, अब दोनों में डिफरेंस है बच्चों। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज अ डिफरेंट थिंग। क्या डिफरेंस है हम डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। चलिए, तो पहले आते हैं फैमिली कोर्ट में। फैमिली लॉ पढ़ा था हमने, मैरिज जस्टिस एंड ऑल दैट, जो थी बेसिकली इसके बाद की यूनिट, बट आपको काम यहां पे आएगी। अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जो घर से, फैमिली से रिलेटेड है, मैरिज के अलावा भी, भाइयों का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, सास बहू का झगड़ा हो गया, कहां सुना जाएगा? इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में। सास बोलेगी बहू मेरे को बोल रही है सासू में आपने टैक्स चोरी किया, टैक्स चोर बोल रही है, तो टैक्स कोर्ट में ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सो जहां पे मैट्रिमोनियल रिलीफ चाहिए, नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब शादी नल के नीचे होके बैठा के मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है। जुडिशियल सेपरेशन, इसको हम डाइवोर्स भी बोलते हैं। मैरिज के कॉन्यूनल राइट्स को रिस्टोर करना, साथ साथ रहो भैया। डिक्लेरेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ मैरिज, की मैरिड वैलिड है या इनवैलिड। मैट्रिमोनियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ द, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस एंड एनी ऑफ देम डिक्लेयर्ड as the legitimacy of the person. Sir, what is this? Property of the spouses or any of them and declaration as to the legitimacy of a person. कहने का मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी शादी हो गई, तो मेरी बीवी क्लेम करी भाई प्रॉपर्टी तो हमारे हस्बैंड के साथ साथ है, अलग कैसे हो सकती है? मैं कह रहा हूं जज साहब कागज देख लीजिए, रजिस्ट्री का कागज मेरे नाम का है, मेरी मम्मी के नाम का है, वाइफ क्यों कंप्लेन करी इसके ऊपर? जज साहब कहेंगे अरे बैल बुद्धि, शादी हो गई ना, अब तुम और वाइफ एक माने जाते हो, खाना एक ही साथ खाएंगे। अरे खाना अलग अलग खा सकते हो, व्हाट इट क्लियर, बट जितना तुम्हारे ऊपर तुम्हारी प्रॉपर्टी का राइट है उतना ही उसका भी राइट है। इज दैट क्लियर? इसीलिए मैनी अ टाइम दैट हैज बीन सीन, किसी फैमिली में अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो लोग वाइफ को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते, तो इस कोर्ट में जाकर वाइफ क्लेम कर सकती है कि भाई जो मेरे हस्बैंड का पार्ट था वो तो मेरे को कम से कम मिलना ही चाहिए। समझ में आ गया? पूरी क्यों आएगी? अगर मान लो 4 भाई थे, 4 में से 2 की शादी हो गई, 2 की नहीं हुई, एक सो कॉल्ड मर गया, अब 2 भाई बचे, उन दोनों की बीवियां बची। समझ में आ गया? एक भाई की शादी हुई नहीं, उसकी तो बीवी नहीं है, एक की बीवी है बट उसका हस्बैंड मर गया है, तो जिसकी बीवी और हस्बैंड मर गया है तो उसके पति का जो शेयर था प्रॉपर्टी में इक्वली अगर डिवाइड हो 1/4, तो उसको शेयर मिलना चाहिए था। ओके, गार्जियनशिप ऑफ अ पर्सन और कस्टडी ऑफ माइनर, मान लीजिए कि भाई कोई बच्चा है 12 साल का, उसके पापा मम्मी दोनों की डेथ हो गई है, तो अब उसका कस्टडी किसके पास जाएगा? मान लीजिए मुकेश अंबानी जी निपट जाए, नीता अंबानी निपट जाए, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। अब अनंत अंबानी की उम्र थी 10 साल, तो कोर्ट को मैंने पूछा जज साहब मैं हूं, मेरे को इसकी गार्जियनशिप दे दो। समझ में आ गया? इनकी शादी में अगर 1% भी फ्रॉड में कर गया
तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मेंटेनेंस इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सीआरपीसी, अगर हस्बैंड ने हाथ उठाया वाइफ के ऊपर तो इट विल बी कॉल्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इज दैट क्लियर? सर वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाया, कोई बात नहीं, हस्बैंड अपने आप को महिषासुर समझ लेगा, उसको चंडी माता समझ लेगा जब डंडी से मार पड़ेगी उसको। हर महीने मेंटेनेंस वाइफ भी दे सकती है हस्बैंड को, और हस्बैंड भी दे सकता है। अगर वाइफ की औकात ज्यादा है, अब एग्जाम में औकात ना लिख के चले आना, वहां लिखना पड़ेगा फाइनेंशियल कंडीशन, तो वाइफ को देना पड़ेगा, और हस्बैंड की ज्यादा तो हस्बैंड को देना पड़ेगा। अब हर इंसान हार्दिक पांड्या तो होता नहीं है इंटेलिजेंट। ठीक। एनएक्टमेंट, यस। नहीं तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तो वाइफ के नाम पे ही खरीदता हूँ भाई, क्योंकि वाइफ के नाम प्रॉपर्टी खरीदने में फायदा है। क्या फायदा है? भाई रेंटल इनकम उनके नाम पे जाएगी। और मेरी तो शादी को 18 साल हो गए ना। ये डाइवोर्स थोड़ा आजकल जो हो रहा है, ये जल्दी वाली शादी में हो रहा है। लॉन्ग टर्म मैरिज में डाइवोर्स के चांसेस कम है। क्यों? इसके दो जवाब है। एक, अब सर इतने साल रहते रहते समझ चुके हैं, गलत। बचा ही कितना साल है अब जीवन को, और 12-15 साल बचे हैं, जैसे इतने गुजर गए और भी गुजर जाएंगे। ओके। तो एनएक्टमेंट 1984 में, जब मेरी उम्र 4 साल थी, या इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब दंगे हुए थे, तो 14 सितंबर को, अब सर याद कैसे रखेंगे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, और सितंबर में आता है टीचर्स डे। तो टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन और टीचर मतलब लेडी या जेंट्स को मिला दो तो फैमिली बन जाती है। बहुत गंदा जोक था वैसे, पर याद कर लीजिएगा। फैमिली कोर्ट्स को इसलिए सेटअप किया गया ताकि कॉन्सिलिएशन, काउंसलिंग एंड ऑल दैट जो चीजें होती हैं वो बहुत स्पीडली हो। और वकीलों ने अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए बोला कॉन्सुलेटर्स का रोल कम करो और वकीलों का रोल बढ़ाओ। ऑब्जेक्टिव यही था। इतना ज्यादा कंजेशन है, इतना ज्यादा मुकदमे पेंडिंग होते हैं। और अगर आप जानना चाहें कि हमारे प्रयागराज हाईकोर्ट में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं, तो हाईकोर्ट वाले चौराहे से थोड़ा आगे चले जाइए, गाड़ी रोक के ऐसे देखिएगा, लेफ्ट में एक स्क्रीन है, उस पर डिस्प्ले होता रहता है टोटल कितने मुकदमे थे, कितने रिजॉल्व हो गए और कितने पेंडिंग बचे हैं। डेटा लाखों और करोड़ों में चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो मुकदमे कम करने का एक ही तरीका है, हर बच्चे को लीगल स्टडीज के सिलेबस के ज्यादा नहीं 50 पेज हर क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करो, तो छठी क्लास से। तो 6, 7, 8, 9, 10 300 पन्ने की किताब है, 10वीं तक ये पूरा पढ़ डालेंगे। और जुर्रत भी नहीं करेंगे डाइवोर्स डाइवोर्स सोचने की, क्योंकि वापस करना पड़ेगा पूरा पैसा बहू का, और जो 1100-2100 शगुन लिया है वो भी वापस करना पड़ेगा 12% इंटरेस्ट के साथ। इज दैट क्लियर? हाँ, और ये भी होना चाहिए अगली शादी में आप किसी को बुला नहीं सकते। ओके। सो ऑब्जेक्टिव इज टू मेक फैमिली एंड मैरिटल डिस्प्यूट्स जो ओवर क्राउडेड थे, इनके इंटरमीडिएटिंग को, इनके सेटलमेंट को स्पीड दी जा सके। और ज्यादा एफर्ट बच्चों यहां पे इल्जामबाजी पे नहीं था। समझ में आ गया? हस्बैंड और वाइफ कोर्ट में आमने सामने खड़े हैं, हस्बैंड वाइफ के ऊपर इल्जाम लगा रही है, और वाइफ हस्बैंड वाइफ को इल्जाम लगा रहा है, और वाइफ हस्बैंड को। इट इज व्हाट? कॉन्फ्रंटेशन। तो बदला लेने के लिए नहीं बुलाया है, सेटलमेंट के लिए बुलाया गया है। स्कूल में दो बच्चे आपस में लड़ गए, सर इसने मेरे को गधा बोल दिया, तो तुम गधे हो गए। इसने तुमको करोड़पति तो बोला था, थे तुम करोड़पति, काहे नहीं मारे उसको? अरे तुम्हारा चेहरा तो एकदम शाहरुख खान की तरह लग रहा है, तब बुरा नहीं लगा। तुम्हारा चेहरा चपड़गंजू की तरह लग रहा है, तब क्या बुरा लग गया? तुम शाहरुख खान भी तो नहीं हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सर इसने मेरे मम्मी पापा को ऐसा ऐसा बोल दिया। क्या बोल दिया? इसने बोल दिया कि तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत करोड़पति हैं, तुमको बर्बाद किए जा रहे हैं। तो करोड़पति तो अच्छा ही तो बोला है, नहीं तो ताना मार रहा है। नहीं, ये कैसे पता ताना मार रहा है? तो टीचर क्या बोले, अच्छा चलो तुम भी इनके मम्मी पापा को करोड़पति बोल दो, अच्छा चलो बॉक्सिंग करा लो, हम सट्टा लगाते हैं तुम्हारे ऊपर। तो टीचर को लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना, तानेबाजी नहीं करवानी है, दोनों के अंदर मित्रता क्रिएट करनी है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो एम्फेसिस था काउंसलिंग पे, ना कि लीगल एडवोकेसी पे। इसलिए कॉन्सुलेटर्स का रोल बढ़ाया गया उसमें, और एडवोकेट्स का कम। बट एडवोकेट क्या इल्जाम लगाने लग गए, भाई इनको अकल अकल नहीं होती है, इनको पता नहीं है, क्योंकि उनकी दुकानदारी चौपट हो रही थी। इसलिए बोला गया कि यहां एडवोकेट बाजी ज्यादा चलेगी और कॉन्सुलेशन कम चलेगा। सुनाई पड़ गई इतनी बात? सुनाई पड़ गई इतनी बात? चलिए। सर स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? स्टिपुलेशन शब्द का मतलब होता है लिमिट, बेसिकली। आई रिपीट, इट इज लिमिट। तो एक्ट कहती है पार्टी इज नॉट नेसेसरली टू बी रिप्रेजेंटेड बाय हिमसेल्फ, उसका लॉयर भी कोर्ट जा सकता है। बट फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन जब होता है, वहां पे लॉयर के साथ साथ क्लाइंट की जरूरत है। फैमिली कोर्ट में भाई पूछना पड़ेगा, हाँ पक्का डाइवोर्स? लॉयर कह रहा हाँ मेरे क्लाइंट ने बोला डाइवोर्स करा दो, करा दो। क्लाइंट के मुंह से सुनना है हमको। बट बाकी केसेस में कभी कोई पेपर वर्क करना है तो लॉयर जा सकता है, वहां पे क्लाइंट की जरूरत नहीं है। ओके।
तो अगर कोर्ट कह रहा है कोई बात नहीं, लॉयर भी आ जाए तो काम चल जाएगा, हमको क्लाइंट की जरूरत नहीं है, तो क्रिमिनल केसेस में जहां पे हमें गवाही चाहिए होती है वहां पे पर्सनल रिप्रेजेंटेशन इज नीडेड। एल्स हाई कोर्ट के भी 90% और सुप्रीम कोर्ट के तो 100% मामले बिना क्लाइंट के आए ही सेटल हो जाते हैं। लॉयर इज सेल्फ इंटेलिजेंट, वो सारा काम खुद ही कर देता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओके। कुछ लोग कहते हैं अरे कोर्ट जाएंगे पकड़ के जेल ले जाएंगे, तो उनको जेल ले जाना घर से ही पकड़ लेंगे वो आपको। तो कोर्ट ग्रांट करता है परमिशन तभी जहां पे पार्टीज के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहां कोर्ट परमिशन ग्रांट नहीं करेगा। अगर लॉयर कह रहा है जज साहब से, जज साहब मेरे वकील का एक्सीडेंट हो गया, कोई बात नहीं स्ट्रेचर पे लेके आओ उसको, वो लेट के आएगा। हाँ वकील साहब बोलिए, ये तो एकदम ठीक है, नौटंकी कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जज साहब ये नहीं बोलेंगे नहीं उसको बुला के लाओ, हम देखना चाहते हैं, तो ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक। वी हैव अ 2 tier सिस्टम चिल्ड्रन। जब फैमिली कोर्ट की हम बात करते हैं, पहला कॉन्सिलिएशन करवाइए, और जब कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स फेल हो जाती हैं तब फिर वो कोर्ट में ट्रायल की तरह लिया जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सिलिटर्स जो हैं ये प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हैं, कोर्ट इनको अपॉइंट करता है, और फाइनल ऑर्डर जब पास हो गया तो अग्रीव पार्टी अगले कोर्ट में अपील कर सकती है। यहां पे हाई कोर्ट एपलेट कोर्ट बन जाता है, अपील कोर्ट एपेलेंट कोर्ट बन जाता है, वहां हारे जीते तो सुप्रीम कोर्ट। तो सर उसके बाद फिर कहां जाएंगे? अरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलते चलते 15 साल बीत जाता है। 35-40 साल की शादी के बाद अगर हुआ, 55 साल तक तो कोर्ट केस ही चल जाएगा। 56 में अगर हारे जीते भी, अब बचा ही 5-10 साल है, अब क्या है। तो ये डाइवोर्स वाइवोर्स सब जाहिलों की कंडीशंस हैं। सोच समझ के शादी की होती तो कोई समस्या ही नहीं होती, या शादी अगर हो भी गई तो उसके बाद सोच लो और समझ। तो कहीं कहीं तो डाइवोर्स ऐसा भी होता है, हस्बैंड का टाका कहीं और भिड़ गया, वाइफ का टाका कहीं और भिड़ गया। क्यों भिड़ गया? क्योंकि पहले जो टाका भिड़ा था वो सही टाका था ही नहीं। इसीलिए कहते हैं सर कुंडली उंडली बड़ा मायने रखती है। बट अगेन ये भी गारंटी नहीं है कि कुंडली अगर है तो डाइवोर्स होगा नहीं, और अगर नॉन अरेंज्ड मैरिज है, सेल्फ इम्पोज्ड मैरिज है, तो डाइवोर्स हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक समझे दोनों ज्ञानी। कहीं आप कंट्रोल करिए वही वो कंट्रोल करे। अब हस्बैंड एकदम आवारा ही निकल जाए, वाइफ एकदम आवारा ही निकल जाए कि दूसरे के साथ ही इश्क लड़ गया, तो भैया कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो? ये सब नौटंकी है। ऐश्वर्या राय बच्चन जी का तो मेरे को सारा कर्म कांड, मेरे पापा एक बहुत बढ़िया बात बोला करते थे, बहुत बढ़िया बात बोला करते थे, शादी के बाद लड़की को अपने मायके गेस्ट की तरह आना चाहिए। उसके भाई उसकी बीवी उसके घर में क्या चल रहा है नाक अड़ाने की जरूरत। वो कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, नौकरानी को कितनी तनख्वाह देंगे, द डॉटर शुड नॉट से एनीथिंग। जहां पे लड़की अपने मायके में वापस खुचड़ पांव करती है, वहां बहू को क्या लगता है मेरी ननद कुछ ज्यादा बोल रही है, तो वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। समझ में आ गया? और दामाद को दामाद मानिए, बेटे का सब्स्टिट्यूट गुड्स ना मान लीजिए। तो वहां पे वो जो नव्या बच्चन जी थी, वो अमिताभ बच्चन जी की बेटी, उनका डाइवोर्स तो वापस चली आई, वो खचड़ पांव करने लग गई। इज दैट क्लियर? तो इंटरवेंशन जितना कम होगा रिश्ता उतना बेटर चलेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? कंफर्म? तो कई कोई मेरी मम्मी के मन में आता था मेरी शादी से पहले, पापा से बोलती थी मान लीजिए कि इसकी शादी का बहू से पटरी नहीं खाई, तो पापा कहते तो क्या प्रॉब्लम है, 2 फ्लोर का घर 1 फ्लोर इसको दे देंगे, हम नहीं, क्या प्रॉब्लम की बात है। भाई अगर किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा होता, जॉब कर रहा होता तो बाहर ही होता ना, तो टेंशन की क्या बात है। इज दैट अंडरस्टूड? तो भाई आपका माइंडसेट कैसा है? और मैं डबल चतुर, मैं ना जाऊंगा कहीं पे। मेरी वाइफ ट्रिपल चतुर, एक खाना बनाना पड़ेगा खुद से, ऐसा तो आधा काम मम्मी जी निपटा देती हैं। खोपड़े में बात गई। तो जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई, अकल है। मेरा बेटा क्लास 2 तक, क्लास 1 तक बोल सकते हैं, 5-6 साल का जब था, मेरे को ऐसा चाचा पहचानता था, क्योंकि सारी परवरिश पापा मम्मी ने उसकी की। तो पापा मेरे को बोले काम धाम पे ध्यान कम, बच्चे पे ध्यान ज्यादा। तुमको चाचा बोलेगा कुछ साल बाद, नहीं तो कहेगा हु इज माय ओरिजिनल फादर। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम घरों में होती है। मैं भगवान से मनाता हूँ कि सब घरों में हो जाए। वॉट इट क्लियर? खैर हमारे घर में तो हमारी मम्मी और वाइफ दोनों ही आवारा टाइप की हैं। मम्मी जाएंगी बाहर मार्केट में 5 सूट ले आएंगी, 3 बहू के लिए 2 अपने लिए। हमारी वाइफ जाएंगी 10 सूट ले आएंगी, 6 मम्मी के लिए 4 अपने लिए। तो खरबूजे पे छुरी या छुरी पे खरबूजा, कटे हम और पिताजी हमेशा। इज दैट अंडरस्टूड? तो कभी कोई डिस्प्यूट आज तक हुआ ही नहीं। मैं हमेशा बोलता था कभी बीच में, ये तुम्हारी और मम्मी कभी लड़ाई नहीं होती जैसे मूवी में दिखाते हैं, कह रहे शुभ शुभ बोलो कीड़े पड़े मुंह में कम से कम। तो इट इज ऑल अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन। समझ में आ गया? लड़ाई किसके बीच में नहीं होती भाई? दोस्तों के बीच में होती है, सबके बीच में होती है। आप किसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे यहाँ क्या लड़ाई होती है? कल मम्मी बोली खिचड़ी बना रहे हैं खाने में, मैंने घर छोड़ के भाग जाऊंगा।
वो नवरात्रि था, बाद में भूल ही गया, नवरात्रि खत्म हो गया, चिकन भी खाना है, खिचड़ी खा लो, खिचड़ी खा लो। ऐसा एहसास होता है कि बीमार है। तो उनके खिचड़ी बनाने से पहले ही मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया बटर चिकन का। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो बस मेरे सब लेक्चर्स दिखा दीजिए लोगों को, कोई डाइवोर्स वाइवोर्स नहीं होगा। और जब कहीं लड़ाई झगड़ा हो, एक एक कान के नीचे कंटाप मारो, सब बुद्धि ठिकाने। दोनों का किट्टी पार्टी रोक दो, ना सास किट्टी पार्टी में जाएगी ना बहू जाएगी। अब बेटा घर में पोछा लगाओ, सारे काम वालों को निकाल दो। इतना झाड़ू पोछा बर्तन में व्यस्त रहेंगे, लड़ने का समय है मिलेगा ही नहीं। पुराने जमाने में इसलिए डाइवोर्स नहीं होता था, काम बहुत होता था। अब क्या खलियर है, सासू माँ का इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर 250 लाइक्स आ गए, बहू में 450 आ गए, लड़ाई चालू। तो यहाँ पे हस्बैंड को और ससुर को क्या करना चाहिए? आईडी से और फर्जी लाइक्स देते रहे, ये लोग शांत रहे कम से कम। फाइन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या काम करते हैं? हाई कोर्ट और बाकी के अदर कोर्ट्स में जो केसेस की पेंडिंग है, काम दोनों का वही है, इसलिए इनको खोला गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे बात, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अगर कोई आईएएस ऑफिसर आपसे घूस मांग रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर दीजिए। बट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में चीजें और बड़ी होती हैं। सो पार्लियामेंट ने 1985 84 में फैमिली कोड आया, 85 में ये आया, वो सितंबर में आया, ये जुलाई में। ओके, याद रखिएगा। तो एस्टैब्लिश हुआ, और 4 बने थे इंडिया में, जिसमें इलाहाबाद में अटलांटिस मॉल सीबीएसई ऑफिस के बगल में, मैकडॉनल्ड्स के बगल में, जहां इलीगल कार की पार्किंग हम लोग करते हैं, सामने येलो कलर की बिल्डिंग है, दैट इज कैट। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप वहां देख सकते हो, इलाहाबाद इसीलिए काफी प्रोमिनेंट सिटी है। और ब्रिटिश रूल में तो कुछ दिन के लिए इसको कैपिटल भी बनाया गया था। ओके, बहुत सारे बोर्ड ऑफिस पे तो काम मिला। हाँ, काफी गवर्नमेंट ऑफिस आज भी हैं। और इसका रीजन था ब्रिटिश रूल में कि रिवर के थ्रू एज वेल एज रोड और रेल कनेक्टिविटी तो है ही है भाई। हाँ, थोड़ा सेंटर भी टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि देखो उधर से जो भी आया, पहले वो हिंदू कुछ क्रॉस किया, पाकिस्तान वगैरह पड़ा। अब जो पाकिस्तान है, उस समय तो इंडिया था, ठंडी जगह थी, लोगों के लिए रहना पॉसिबल नहीं था, एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंजीनियल नहीं था। और आगे की तरफ आए तो काफी लोग जो पंजाबी एक्सेंट के थे वो उधर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में बस गए। थोड़ा और नीचे आए तो प्रयागराज ही उनको मिल गया कानपुर के बाद। अब कहा यहाँ ही बहुत गर्मी है, नीचे जाएंगे तो और गर्मी लगेगी। फिर एरिया वो कोलकाता की साइड बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला हो गया, तो इसीलिए मैक्सिमम लोग यहाँ बस गए, रुक गए। हनुमान जी भी यहाँ के सो गए। इसीलिए ये शहर रहने के लिए बहुत बढ़िया है, काम धंधा यहाँ टूपर चौपट है। देर आफ्टर 17 बेंच, इतने बेंच हमसे कहीं हम 500 बेंच लगवाते सर, ये वो वाली बेंच नहीं है जो आप समझते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। लखनऊ में इसका एक ब्रांच है, जिसे क्या बोलते हैं? बेंच। तो बेंच इज अ प्लूरल वर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जजेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की इंडिया में 17 बेंचेस हो गई हैं, स्टार्टिंग में सिर्फ 4 थी। डेट्स बहुत याद रखिएगा, कल को एंट्रेंस एग्जाम में ये सब बहुत पूछा जाता है, क्लैट वगैरह में बहुत पूछते हैं। और 33 डिवीजन बेंचेस हैं सर, मतलब ये 4 मेन थी, इसके बाद 17 खुली टोटल, मतलब 13 और खुली, 4 ही और 13 और 17। और जब काम बढ़ा तो इन्होंने 33 और ऐड की। और इसके भी नीचे देर आर सर्किट सेटिंग्स, तो मतलब सबसे ऊपर ये 4, फिर इनके 7 पैरेलल, 13 और खोल के 17 हो गए। इन 17 के नीचे 33, और इन 33 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 सर्किट सेटिंग्स है। तो 19 प्लस 33 कितना हो गया? 52। 52 प्लस 17 69। एक बड़ा फेमस गाना था हॉलीवुड का, समर ऑफ 69, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए, समझ गए भाई? समझ गए? और बोला गया कि भाई ये काम क्या करेंगे? जो लोग पब्लिक सर्विसेज में अपॉइंटेड हैं, यूनियन या लोकल अथॉरिटी, सारे आईएएस ऑफिसर, सारे पीसीएस ऑफिसर, सारे सरकारी एम्प्लॉय टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो आते हैं, मतलब एस जयशंकर साहब भी, यस, अभी कनाडा से अपने अपने वो एम्बेसडर को वापस बुलाया गया, डिस्प्यूट्स बढ़ रहे थे, वो भी इसमें कवर्ड है। क्योंकि जो कनाडा में इंडिया की एम्बेसी है या किसी भी देश में, वो इंडिया की ही टेरिटरी मानी जाती है। अंडमान निकोबार के सारे ऑफिसर्स भी इंडिया की टेरिटरी ही माने जाते हैं। तो वेयर सोएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, उन सब के ऊपर, सब सरकारी नौकरों के ऊपर कैट अप्लाई होता है। अगर ये ना होता बच्चों, सरकारी नौकर इतना घूस लेते, इतना करप्शन होता सिस्टम में कि करप्शन ही सिस्टम बन जाता। इज दैट क्लियर? आर्टिकल 323A 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स
ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के थे इनको भी गवर्न करने लग गए। इनकी सैलरी, क्या अलाउंस होगा, कितने घंटे काम करेंगे, ये सब कुछ इसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ है। तो अगर इनका ऑफिस टाइम सुबह 9 से 6 है और ये 5:30 बजे निकल लिए, वाइफ को जाना है शॉपिंग कराने करवा चौथ की, और मैसेज कर दिए अब आज की प्रोसीडिंग्स कल होंगी, तो एक काम करो, या तो सैलरी कटवा लो या तो हाफ डे ले लो, ये सब नौटंकी अलाउड नहीं है। टीचर थोड़ा है बोल दिया कि कल होगी क्लास, आज शॉपिंग कराने जाना है करवा चौथ की। समझ में आ गया बच्चों? तो ये अदर कोर्ट्स अंडरस्टूड वेल। चलिए, तो अदर कोर्ट्स की कहानी इसी के साथ होती है हमारी पूरी तरह से समाप्त।